हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरू जियोमेटिक्स। हमने इस सीरीज़ में जो लास्ट लेक्चर में पढ़े थे वो हमने टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने दो टाइप्स देख लिए थे, क्लोज्ड और ओपन ऑर्बिट्स क्या होती हैं। जैसे कि क्लोज जो हमारे पास जहाँ से स्टार्ट हुआ अगर वहीं पर ख़त्म हो रहा है तो वो हमारे पास क्लोज्ड ऑर्बिट्स रहता है। और जैसे हमारे पास जो एग्जांपल्स है, सन है, सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्लोज्ड ऑर्बिट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और अर्थ के अराउंड जो है मून रिवॉल्व करता है। वैसे ही हमारे पास ओपन ऑर्बिट्स भी होती हैं जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मीट नहीं करते हैं, जैसे कि एग्जांपल पैराबोलिक कर्व फॉलो करते हैं या फिर हाइपरबोला, तो वो हमारे पास ओपन ऑर्बिट्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास आगे जो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स पढ़ेंगे आज, जिसके अंदर जियो सिंक्रोनस और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स देखेंगे ये क्या होती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा देता हूँ जो मैंने इन्वॉल्व किया है इसमें। वो है हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स और होती हैं, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट। ये जनरली हमारे पास हाइट के बेसिस पे होती हैं कि अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पर हमारे पास सैटेलाइट्स की जो ऑर्बिट्स हैं कितनी हाइट पर हैं, तो उस बेस पर हमारे पास तीन है और इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनको इन्वॉल्व किया है इसमें। तो जियो सिंक्रोनस और सन सिंक्रोनस का इसमें भी एक पोर्शन आएगा, तो वो इसमें भी समझ लेंगे, क्योंकि जो ऑर्बिट्स हम पढ़ रहे हैं वो जनरली घुमा फिरा के वही हाइट के बेसिस पे ही होती हैं। अब किसी को हम जियो स्टेशनरी कह देते हैं, जियो सिंक्रोनस, या फिर किसी को सन सिंक्रोनस कह देते हैं। तो अभी जब हम इन तीनों को टाइप में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट। इसमें भी तीन होते हैं, जैसे कि हाई होता है, मीडियम होता है और लो अर्थ ऑर्बिट होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं हाई अर्थ ऑर्बिट। हाई अर्थ ऑर्बिट किसको कहेंगे? जो हमारे पास जिसका डिस्टेंस जो जनरली 36,000 किलोमीटर होता है अर्थ सरफेस से। तो मीन्स when a satellite reaches exactly 42,164 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ अबाउट 36,000, ये चीज़ें याद रखनी है कि 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस इट एंटर्स अ सॉर्ट ऑफ स्वीट स्पॉट इन विच इट्स ऑर्बिट मैचेज अर्थ रोटेशन। तो जब हमारे पास वो 36,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अगर कोई सैटेलाइट बन जाती है तो उसको हम स्वीट स्पॉट कहते हैं, क्योंकि जो उसका रिवॉल्यूशन जो ऑर्बिट का रोटेशन होता है वो अर्थ के रोटेशन के हिसाब से मैच हो जाता है। बिकॉज द सैटेलाइट ऑर्बिट्स एट द सेम स्पीड डेट द अर्थ इज टर्निंग। तो अर्थ का जो टर्निंग है मीन्स रोटेशन है, उसी हिसाब से ऑर्बिट का रिवॉल्यूशन हो जाता है। द सैटेलाइट सीम्स टू स्टे इन प्लेस ओवर ए सिंगल लॉन्गिट्यूड दो इट मे ड्रिफ्ट नॉर्थ टू साउथ। दिस स्पेशल हाई अर्थ ऑर्बिट इज कॉल्ड जियो सिंक्रोनस। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास अर्थ का रोटेशन सेम स्पीड में है जो सैटेलाइट का स्पीड से रिवॉल्यूशन जो हो रहा है, तो हमारे पास जब ये वाला और ये वाला जो है दोनों सेम स्पीड पे है, तो हमारे पास ऐसा लगता है कि सैटेलाइट जो है किसी एक अर्थ पॉइंट पर रुकी हुई है। मीन्स उसके कांटेक्ट में जो है वो सेम प्लेस पर रहती है ऑर्बिट के। तो वो क्या है, एक स्टे मीन्स अर्थ सरफेस के साथ एक सेम पोजीशन पे दिखती है जो भी सैटेलाइट्स होती है, तो उसको हम जियो सिंक्रोनस कहते हैं। जियो मतलब कि अर्थ, और सिंक्रोनस मीन्स उसकी रोटेशन के साथ सिंक्रोनाइजेशन हो गया उसका। तो मीन्स एक ही पोजीशन पे दिखती है वो सैटेलाइट्स। अगर हम इंडिया पे के ऊपर कोई सैटेलाइट्स है तो वो अर्थ की रोटेशन के साथ साथ उसका रिवॉल्यूशन का स्पीड भी सेम है, तो वो इंडिया के ऊपर ही रहेगी चाहे हम उसको किसी भी टाइम पे देख लें। तो उसको हम जियो सिंक्रोनस कहते हैं। तो जनरली जो जियो सिंक्रोनस बनती हैं वो हाई अर्थ ऑर्बिट पे बनती हैं। मीन्स जितना ज़्यादा हाइट पे ले जाते हैं उसी की मैचेज हो जाती है, जो भी अर्थ की रोटेशन होती है उसी हिसाब से उसकी स्पीड मैच हो जाती है, तो उसको हम जियो सिंक्रोनस कहते हैं। ए सैटेलाइट इन ए सर्कुलर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर eccentrically and inclination at zero which will have a geostationary orbit that does not move at all relative to the ground। तो अगर हमारे पास वो इक्वेटोरियल है मीन्स डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर है ऑर्बिट, तो उसको हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, क्योंकि वो हमारे पास ऑलरेडी ग्राउंड से वो कहीं मूव नहीं करती। जैसे इसके अर्थ है, अर्थ के इक्वली है हमारे पास इक्वेटोरियल एक्सिस है। अगर हमारे पास इसी के पैरेलल या 0 डिग्री एंगल बनाती है इक्वेटर के साथ कोई भी ऑर्बिट, और उसके अंदर सैटेलाइट्स अगर रिवॉल्व कर रही है, तो वो हमारे पास जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाता है, क्योंकि वो रिलेटिव टू द ग्राउंड कहीं मूव नहीं करती। जिस पोजीशन पे सैटेलाइट्स रहती है उसी पोजीशन पे वो शो होती है। इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टली ओवर द सेम प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस
मीन्स अगर दिल्ली के ऊपर है तो दिल्ली के ऊपर ही रहेगी, आप किसी भी टाइम पे देख लीजिए उस सैटेलाइट्स को, वो आपको सेम प्लेस पे ही दिखेगी, तो उसको जियो स्टेशनरी के ऑर्बिट कहते हैं। ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल फॉर वेदर मॉनिटरिंग बिकॉज सैटेलाइट्स इन दिस ऑर्बिट प्रोवाइड ए कॉन्स्टेंट व्यू ऑफ द सेम सर्फेस एरिया। तो जनरली ये जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट्स में जो सैटेलाइट्स होती हैं वो वेदर मॉनिटरिंग के लिए काम आती हैं, या फिर अगर हमें किसी भी प्लेस का वेदर को मॉनिटर करना है तो जनरली हमें एक टाइम पीरियड पे हमारे पास वहाँ की इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ की अवेलेबल तभी होगी जब वहाँ पे हमेशा एक ना एक सैटेलाइट आपके पास प्रेजेंट रहेगी। तो जनरली जियो स्टेशनरी की जो सैटेलाइट्स होती हैं वो वेदर मॉनिटरिंग वाली काम में यूज करते हैं, क्योंकि सेम सरफेस एरिया को कवर करती हैं, तो हम डिफरेंट पार्टिकुलर टाइम पे हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं कि आज क्लाउड्स हैं या नहीं है। तो उस टाइप से वेदर मॉनिटरिंग के लिए ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स यूज की जाती हैं। व्हेन यू लॉग इन टू योर फेवरेट वेदर वेबसाइट एंड look at the satellite view of your hometown, the image you are seeing come from the satellite in a geostationary orbit. Every few minutes, geostationary satellites like geostationary operational environmental satellites send information about clouds. तो जो geostationary satellites होती हैं वो एक ही प्लेस की बात कर रहे हैं। अगर हम अपने घर की भी बात करेंगे तो उसके ऊपर क्या क्लाउड्स है, कितना वाटर वेपर है, विंड का क्या स्पीड है या फिर विंड कितनी है, and this near constant stream of information serves as the basis for the most weather monitoring and forecasting. तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं उससे हम वेदर मॉनिटरिंग एंड फोरकास्ट कर सकते हैं। बिकॉज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर ऑलवेज ओवर ए सिंगल लोकेशन, दे कैन ऑल्सो बी यूज फॉर कम्युनिकेशन। तो जनरली कम्युनिकेशन के लिए भी इनका यूज कर सकते हैं, जैसे टेलीविज़न है, रेडियो है, फ़ोन्स है, इनके लिए भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स यूज होती हैं। बिल्ट एंड लॉन्च्ड बाय द नासा एंड ऑपरेटेड बाय द नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। द GOES जो हमारे पास था, जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट्स प्रोवाइड ए सर्च एंड रेस्क्यू बीकन यूज टू हेल्प लोकेट शिप्स एंड एयरप्लेन्स इन डिस्ट्रेस। तो ये हमारे पास GOES सैटेलाइट जो है वो शिप्स को लोकेट करने के लिए भी और एयरप्लेन्स को लोकेट करने के लिए भी यूजफुल है। तो जियो स्टेशनरी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन में भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये डिस्टेंस है 36,000 अप्रॉक्स है, 36,000 किलोमीटर अप्रॉक्स है। तो अगर एग्जैक्ट वैल्यू देखा जाए तो 35,780 किलोमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो हाई अर्थ ऑर्बिट कहलाता है, जिसको हम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास मीडियम अर्थ ऑर्बिट होती है, जैसे जिसके अंदर GPS रेंज होती है, जिसका एग्जांपल है 2000 से 35,780 किलोमीटर के बीच में अगर कोई ऑर्बिट है अर्थ सरफेस से, तो वो हमारे पास मिड अर्थ ऑर्बिट कहलाएगी। और लो अर्थ ऑर्बिट क्या है, 2000 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पर है। तो इनका डिफरेंट पर्पज़ है। तो हमारे पास जो हाई अर्थ ऑर्बिट है जनरली जियो सिंक्रोनस होती हैं, तो वेदर फोरकास्टिंग या फिर कम्युनिकेशन के लिए मेन पर्पज़ यूज होता है उनका। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम्स के लिए कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहाँ पर यूज कर सकते हैं हम। उसके बाद हमारे पास मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जिसका रेंज हमारे पास 2000 किलोमीटर से लेकर 36,000 अप्रॉक्स तक है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या होती है, क्लोजर टू द अर्थ सैटेलाइट्स इन द मीडियम अर्थ ऑर्बिट मूव मोर क्विकली, और ज़्यादा तेज़ मूव करती हैं एज कम्पेयर टू द हाई अर्थ ऑर्बिट। Two medium earth orbits are notable, the semi-synchronous orbits and Molniya orbit. The semi-synchronous orbit is a near circular orbit, low eccentricity, 26,560 km from the center of the earth, about 20,200 km from the above the surface. तो जहाँ पे हमारे पास GPS है, GPS के हमारे पास मीडियम अर्थ ऑर्बिट के अंदर आता है। तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन आपको बन सकते हैं कि GPS कौन से अर्थ ऑर्बिट के अंदर आता है, कम्युनिकेशनल वेदर सैटेलाइट्स कौन से अर्थ ऑर्बिट के अंदर आती हैं। तो उसके लिए मैं आपको ये इंक्लूड किया हूँ, और इससे आपको हर एक ऑर्बिट के बारे में आइडिया लग जाएगा। ये सैटेलाइट एट इट्स हाइट टेक्स 12 आवर टू कंप्लीट एन ऑर्बिट। जैसे GPS का देखते थे 11 आवर 58 मिनट था। एज द सैटेलाइट मूव्स द अर्थ रोटेट अंडरनीथ इट इन 24 आवर द सैटेलाइट क्रॉसेज ओवर द सेम 2 स्पॉट्स ऑन द इक्वेटर एवरी डे। तो एक उसका जो टाइम पीरियड 12 आवर्स है, एक दिन में कितने होते हैं 24 घंटे, तो एक दिन में कितनी बार क्रॉस करेगी वो, जनरली 2 बार क्रॉस करेगी एक पॉइंट को। दिस ऑर्बिट इज कंसिस्टेंट एंड हाईली प्रेडिक्टेबल होती हैं।
इट इज़ द ऑर्बिट यूज्ड बाय द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस में मीडियम अर्थ ऑर्बिट यूज होती है। अगर ये देखा जाए तो सन सिंक्रोनस है, और सन सिंक्रोनस अभी हम पढ़ेंगे जो कि लो अर्थ ऑर्बिट है, और जो हाई अर्थ ऑर्बिट है वो जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस था, और जीपीएस हमारे पास मीडियम अर्थ ऑर्बिट है। थर्ड हमारे पास है लो अर्थ ऑर्बिट। इसके अंदर क्या है, जो भी अर्थ को ऑब्जर्वेशन वाली सैटेलाइट्स होती हैं, जैसे कि रिमोट सेंसिंग के पर्पज़ के लिए हमेशा लो अर्थ ऑर्बिट यूज करते हैं। तो मोस्ट साइंटिफिक सैटेलाइट्स एंड मैनी वेदर सैटेलाइट्स आर इन नियरली सर्कुलर लो अर्थ ऑर्बिट। द सैटेलाइट्स इंक्लिनेशन डिपेंड्स ऑन व्हाट द सैटेलाइट्स वाज लॉन्च टू मॉनिटर। तो जनरली किस पर्पज़ पर, क्या थीम है उसका, उसके ऊपर डिपेंड करता है। द ट्रॉपिकल रेनफॉल मेजरमेंट मिशन TRMM सैटेलाइट वाज लॉन्च टू मॉनिटर रेनफॉल इन द ट्रॉपिक्स। तो हमारे पास ट्रॉपिकल रीजन में अगर रेनफॉल को हमें मॉनिटर करना था तो उसके लिए एक सैटेलाइट्स भेजी गई थी, वो है TRMM ट्रॉपिकल रेनफॉल मेजरिंग मिशन। तो इट हैज़ ए रिलेटिव लो इंक्लिनेशन 35 डिग्री स्टेइंग नियर द इक्वेटर। तो हमारे पास ये इक्वेटर के क्लोज रखी गई थी। तो हमारे पास किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, उस अर्थ ऑर्बिट में हम अपनी सैटेलाइट्स को भेजते हैं। द सन सिंक्रोनस, तो इनको क्या बोलते हैं हम, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स बोलते हैं। द सन सिंक्रोनस ऑर्बिट इज नेसेसरी फॉर साइंस बिकॉज इट कीप्स द एंगल ऑफ सनलाइट ऑन द surface of the earth as consistent as possible, though the angle will change from season to season. This consistency means the scientist can compare images from the same season over several years without worrying too much about extreme changes in shadows and lighting, which can create illusions of change. तो ये जो लो अर्थ ऑर्बिट्स होती हैं उनको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं, और वो हमारे पास सन की जो भी लाइट्स आती है उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते। इनका क्या है, ये अर्थ के ऊपर मूव करती रहती हैं, अर्थ के अराउंड जो रिवॉल्व करती रहती हैं, और सन भी हमारे सन के अराउंड जो है अर्थ रिवॉल्व कर रही है। तो उसके बाद जो भी हमारे पास सैटेलाइट्स है जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स के अंदर आती हैं, वो हमारे पास डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट सेम प्लेस की फ़ोटोज़ लेती हैं। तो इससे जो भी चेंज होता है, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेकर चलें, वेजिटेशन ग्रोथ को अगर हम देख रहे हैं, या फिर हमारे पास क्रॉप के अंदर कितना ग्रोथ हुआ है, तो वो तभी पता चलेगा जब हम उस प्लेस की फ़ोटोज़ डिफरेंट सीजन्स में देखेंगे, मीन्स कुछ टाइम पीरियड के बाद देखेंगे, तभी हम उसमें कुछ डिफरेंस बता पाते हैं। तो जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में जो सैटेलाइट्स होती हैं, जैसे रेनफॉल का हमने लिया था एग्जांपल, तो अगर हमें किसी भी प्लेस पर रेनफॉल देखना है तो वो तो किसी सीज़न में ही रेनफॉल होती है, 12 महीने तो रेनफॉल होती नहीं है। तो जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड या थीम के लिए हम इन सैटेलाइट्स को यूज़ कर रहे हैं और किस प्लेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये उसके ऑर्बिट की हाइट और ऑर्बिट का इंक्लिनेशन कितना रहेगा उस पर डिपेंड करता है। इनको क्या सन सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर शेडो लाइटिंग का कोई ज़्यादा हम उसका बारे में सोचते नहीं हैं, बस जो एंगल होते हैं उसको चेंज करते रहते हैं सीज़न टू सीज़न, जो एंगल ऑफ व्यूज़ होते हैं उनको चेंज करते रहते हैं। अगर हमारे पास ये सैटेलाइट्स नहीं होंगी तो हम किसी को मॉनिटर नहीं कर सकते। जैसे कि देखा जाए, विदाउट ए सन सिंक्रोनस ऑर्बिट इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रैक चेंज ओवर टाइम, क्योंकि हमें सीज़न टू सीज़न पे सेम प्लेस की हमें इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ये जो सैटेलाइट्स हैं सन सिंक्रोनस वाली, वो हमारे पास सेम प्लेस की सीज़न टू सीज़न इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, तो जिससे कि हम डिफरेंस बता पाते हैं कि पहले कैसा था, वहाँ पे पहले इतनी ग्रोथ थी, अगर क्रॉप का देखा जाए तो बाद में कितनी होती है। तो वो सारा हमारे पास ये वाली सन सिंक्रोनस सैटेलाइट से देखे जाती है। इट वुड बी इम्पॉसिबल टू कलेक्ट द काइंड ऑफ कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू स्टडी क्लाइमेट चेंज। अगर क्लाइमेट चेंज भी देखा जाएगा तो भी सन सिंक्रोनस की हेल्प से हम क्लाइमेट चेंज बता सकते हैं। द पाथ दैट अ सैटेलाइट हैज़ टू ट्रेवल टू स्टे इन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट इज़ वेरी नैरो इफ़ ए सैटेलाइट इज़ एट ए हाइट ऑफ 100 किलोमीटर। अगर हाइट 100 किलोमीटर है किसी सैटेलाइट्स की, क्योंकि अंडर लेस देन 2000 किलोमीटर का जो रेंज होता है वो हमारे पास लो अर्थ ऑर्बिट होता है, जो कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है। इट मस्ट हैव एन ऑर्बिटल इंक्लिनेशन ऑफ 96 डिग्री टू मेंटेन ए सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो हाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना इंक्लिनेशन रहेगा इक्वेटर के साथ उस ऑर्बिट का या सैटेलाइट्स का। तो अगर 100 किलोमीटर है हाइट तो 96 डिग्री इंक्लिनेशन रखना पड़ेगा। एनी डिविएशन इन हाइट और इंक्लिनेशन विल टेक द सैटेलाइट आउट ऑफ सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। अगर इंक्लिनेशन या फिर हाइट चेंज हुआ तो वो हमारे पास
ऑर्बिट का जो पाथ है वो भी चेंज हो जाएगा, तो वो हमारे पास रेंज बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, तो बढ़ जाएगी तो वो हमारे पास सन सिंक्रोनस ऑर्बिट नहीं रह पाएगी। सिंस द ड्रैग ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द टग ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द सन एंड मून अल्टरेट सैटेलाइट्स ऑर्बिट, तो हमारे पास एरर तो आते ही है हमारे पास ऑर्बिटल की जो भी इंक्लिनेशन होती है, तो वो जनरली ड्रैग की वजह से होती है या फिर हमारे पास ग्रेविटी जो होती है सन और मून के उसकी वजह से इफेक्ट होती है। इट टेक्स रेगुलर एडजस्टमेंट टू मेंटेन ए सैटेलाइट इन ए सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, तो हमें अगर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर रखना है किसी भी सैटेलाइट्स को, तो हमारे पास रेगुलर एडजस्टमेंट जो भी हमारे पास एरर आ रहे हैं उनको डेली मॉनिटर करके एलिमिनेट करना पड़ता है। तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट से ही हम किसी भी इंफॉर्मेशन या फिर क्लाइमेट चेंज को देख सकते हैं, और जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में रहती है। और उसकी क्या हाइट होगी वो उसके थीमेटिक मीन्स उसके थीम मतलब कि किस पर्पज़ के लिए हम जनरली उस सैटेलाइट्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी हाइट पर रखना है और कितना इंक्लिनेशन रहेगा उसका। उसके बाद हमारे पास है जियो सिंक्रोनस। अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हमने जो 3 टाइप्स ऑफ ऑर्बिट पढ़े उसी से रिलेटेड है। जैसे जियो सिंक्रोनस हमारे पास क्या था, हमारे पास हाई अर्थ ऑर्बिट था। जो हाई अर्थ ऑर्बिट के अंदर जो सैटेलाइट्स होती हैं वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स के अंदर रहती हैं। तो इसको आप देख लेते हैं। इट इज़ ए वेस्ट टू ईस्ट इक्वेटोरियल ऑर्बिट इन विच ए सैटेलाइट इज प्लेस्ड ऑन ए इक्वेटोरियल 0 डिग्री लैटिट्यूड ऑर्बिटल प्लेन एट ए एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 36,000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। तो हमने देखा था ये कौन सा हो गया, हाई अर्थ ऑर्बिट हो गया। तो जनरली ये क्या है, हमारे पास वेस्ट टू ईस्ट इक्वेटोरियल ऑर्बिट होता है, और जो इक्वेटर के साथ जो एंगल बनाती है इक्वेटोरियल एक्सिस है हमारे पास, इक्वेटोरियल ऑर्बिट है, तो इसका मतलब कि या तो 0 डिग्री एंगल बनाएगी वो या फिर 180 डिग्री एंगल बनाएगी अपने इक्वेटोरियल एक्सिस के साथ। तो जियो सिंक्रोनस जो होती हैं वो जनरली इक्वेटोरियल ऑर्बिट होती हैं, जो वेस्ट टू ईस्ट इक्वेटोरियल ऑर्बिट होती हैं। तो मतलब कि इक्वेटोरियल एक्सिस जो भी और एक्सिस होती है उसके साथ 0 डिग्री एंगल बनाती है, और ऑर्बिटल प्लेन की जो हाइट होती है वो जनरली 36,000 किलोमीटर होती है। एट दिस एल्टीट्यूड सैटेलाइट्स ट्रैवल इन दिस ऑर्बिट विद द सेम स्पीड एंड डायरेक्शन एज द अर्थ। तो जो अर्थ का रोटेशन होता है उसी के साथ इसकी स्पीड मैच करती है, सेम स्पीड के साथ जो सैटेलाइट्स जो है सेम स्पीड के साथ मूव करती हैं। ए जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट is an orbit which has an orbital period that matches the earth sidereal rotation period। तो जो भी जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट का जो ऑर्बिटल पीरियड होता है वो मैच करता है हमारे पास रोटेशन पीरियड के साथ, अर्थ का जो साइडरियल रोटेशन पीरियड होता है उसके साथ मैच करता है। इसका मतलब क्या है कि रोटेशन जो स्पीड होती है अर्थ की वो भी सेम स्पीड से जो सैटेलाइट्स होती हैं वो ट्रैवल करती हैं अपने ऑर्बिट के अंदर। The synchronization of the rotation and orbital period means that for an observer on the surface of Earth, the satellite appears to constantly hover over the same meridian, north-south line on the surface। तो इससे क्या पता चलता है कि जब सिंक्रोनाइजेशन हमारे पास जो सेम हो जाता है, मीन्स हमारे पास सेम अगर स्पीड है, तो हमारे पास अगर कोई अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जर्वर है वो सैटेलाइट्स को देख रहा है, तो हमारे पास कॉन्स्टेंटली सेम ही नॉर्थ साउथ लाइन जो मीन्स सेम लोकेशन पर रहेगी हमारे पास, चाहे वो किसी भी टाइम पीरियड पर देख लेगा। तो जब ऑब्जर्वर है उसको सेम जगह दिखेगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ये अर्थ है और ये हमारे पास ऑर्बिट है। तो जो सैटेलाइट्स है और यहाँ पे कोई भी अगर पर्सन खड़ा हुआ है ऑब्जर्वर, उसको हमारे पास ये जो सैटेलाइट्स है मीन्स ये अर्थ है और ये सैटेलाइट्स है, ऑर्बिट है और ये सैटेलाइट्स है। तो अगर हमारे पास कोई भी पर्सन यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है तो वो हमारे पास देख रहा है इस सैटेलाइट्स को। अगर नॉर्थ साउथ लाइन में देखा जाए तो जब ये रोटेट करेगी, ये भी मूव कर रही है और ये भी रोटेट कर रही है, तो बाद में जो अगर वो किसी भी टाइम पीरियड पर देखेगा तो अपने सिर के ऊपर सेम ही हमारे पास नॉर्थ साउथ लाइन सेम मेरिडियन पे हमारे पास ये सैटेलाइट्स उसको मिलेगी। और ये जो अर्थ रोटेट कर रही है रिवॉल्व कर रही है हमारे पास सन के अराउंड, तो जो डे नाइट जो भी टाइम पीरियड रहेगा वो सेम रहेगा। अगर हमारे पास इस लोकेशन पे देखा जाए अर्थ के, तो जो ये सैटेलाइट्स जिस टाइम पीरियड पे इस लोकेशन को कवर कर रही है उसी सेम टाइम पीरियड पे नेक्स्ट डे सेम टाइम पीरियड पे हमारे पास इसी लोकेशन पे वापस मिलेगी, और मेरिडियन भी हमारे पास सेम रहता है। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जियो स्टेशनरी की। द सैटेलाइट अपीयर्स टू द कॉन्स्टेंटली over the same meridian on the surface
moving in a slow oscillation alternately north and south with a period of 1 day. So it returns to the exactly the same place in the sky at exactly the same time each day. तो जिस लोकेशन पर वो हमारे पास मिलेगी नेक्स्ट डे सेम टाइम पीरियड पे हमारे पास उस लोकेशन पर सेम प्लेस पे मिलेगी वो सैटेलाइट्स. देयर इज ए स्पेशल केस ऑफ जियो synchronous orbit which is known as geostationary orbit. This is a geosynchronous orbit that is circular and at zero inclination that is directly over the above the equator. तो जियो स्टेशनरी जो है, स्टेशनरी जहाँ वर्ड आ जाए वो इक्वेटर से रिलेटेड है. मीन्स जियो सिंक्रोनस है जो अर्थ की रोटेशन के साथ जो मैच करता है, जिसकी स्पीड जो अर्थ की रोटेशन के साथ सिंक्रोनाइज कर जाए. लेकिन स्टेशनरी क्या है कि एग्जैक्टली ओवर द इक्वेटोरियल एक्सिस हो. तो अगर इक्वेटर से 0 डिग्री है और एग्जैक्टली ओवर है तो हमारे पास वो सर्कुलर फॉर्म में भी होती है. तो ये एक स्पेशल केस है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का. एक तो ये सर्कुलर ऑर्बिट होती है, उसके बाद ये हमारे पास जीरो इंक्लिनेशन होती है इक्वेटर के साथ. एज अ रिजल्ट सैटेलाइट्स रिमेन स्टेशनरी वर्टिकली अबव अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस. तो वो हमारे पास वर्टिकली जो है फिक्स पॉइंट पर रहती है वो सैटेलाइट्स. हैंस रिलेटिव टू एनी लोकेशन ऑन द अर्थ द पोजिशन ऑफ द सैटेलाइट रिमेन स्टेशनरी. तो अगर किसी भी लोकेशन के साथ देखा जाए मीन्स हमारे पास जो ऑर्बिट है वो अर्थ के इक्वेटर के साथ साथ रिवॉल्व करती रहेगी. तो सेम ही लोकेशन पर रहेगी. जैसे ये सर्कुलर ऑर्बिट हुई जियो स्टेशनरी. जियो सिंक्रोनस का कुछ एंगल बना सकती है इक्वेटर से, लेकिन उसका जो रोटेशन होता है जियो सिंक्रोनस जो है वो भी हमारे पास 0 डिग्री लैटिट्यूड से बनाती है, लेकिन एग्जैक्टली ओवर नहीं रहती है हमारे पास इक्वेटर के साथ. लेकिन इक्वेटर के जो एग्जैक्टली ओवर है वो जियो स्टेशनरी है. मीन्स जियो सिंक्रोनस का ही एक टाइप होता है हमारे पास. जो डायरेक्टली अबव द इक्वेटर है वो जियो स्टेशनरी है, और जो 0 डिग्री एंगल बनाते हैं हमारे पास जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स होती हैं. उसके बाद हमारे पास इसका फ़ायदा क्या है कि जियो स्टेशनरी का फ़ायदा है कि हमारे पास वो मूव नहीं करती है. मीन्स हमारे पास पोजीशन जो होती है वो सेम रहती है. चाहे हम किसी भी लोकेशन देखें अर्थ की किसी भी लोकेशन से, वो सेम लोकेशन के ऊपर ही मिलेगी वो वाली सैटेलाइट्स. दिस ऑर्बिट इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एंड द सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन दिस ऑर्बिट इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स. तो जो इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करती हैं वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं. तो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी का डिफरेंस बस यही है कि जो एग्जैक्टली ओवर होती है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती है. उसके बाद हमारे पास अगर वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर है तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहलाती है. और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं वो हमारे पास किसी भी अर्थ की लोकेशन से देखेंगे वो सेम लोकेशन पर मिलेगी. हमारे पास जो पोजीशन रहेगी उनकी सेम रहेगी, स्टेशनरी रहेगी. लेकिन जो हम देख रहे थे जियो सिंक्रोनस के अंदर जो पहले देखा था उसमें क्या है कि हमारे पास सेम टाइम पीरियड पे नेक्स्ट डे या फिर किसी भी दिन देख लीजिए, अगर किसी भी टाइम पीरियड पे वो जिस अर्थ की लोकेशन पे अवेलेबल थी नेक्स्ट डे भी उसी अर्थ की लोकेशन पे मिलेगी वो सैटेलाइट्स. मीन्स अगर हमने आज 12 बजे दिल्ली के ऊपर है वो सैटेलाइट्स तो नेक्स्ट डे जो है वो सेम टाइम मतलब 12 बजे वो दिल्ली के ऊपर ही सैटेलाइट्स मिलेगी. वो जियो सिंक्रोनस की प्रॉपर्टी है. The geostationary satellite takes 24 hour times, that is 1 day, to complete one orbit around the earth, which is also the same time period for the earth rotation. तो अर्थ रोटेशन के सेम टाइम पीरियड रहता है इसका हमारे पास, जो ऑर्बिट वन ऑर्बिट को जो कंप्लीट करने का टाइम पीरियड रहता है. This is why to people on the ground the geostationary satellites appear to be motionless and at a fixed position in the sky. तो ऐसा लगता है जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं वो मूव भी नहीं करती हैं. Any sensor system on the geostationary satellites views the same area at all time. तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं वो सेम एक ही एरिया को देखती हैं क्योंकि इक्वेटर के एग्जैक्टली अबव है, और किसी भी अर्थ की लोकेशन से देखेंगे वो सेम ही पोजीशन पर मिलेंगी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स. तो वो हमारे पास हर एक टाइम किसी भी टाइम पीरियड पर देखेंगे सेम एरिया को वो कवर कर रही होती हैं. दिस इज ए मच हायर ऑर्बिट इन विच सैटेलाइट टेक ए लॉट मोर एनर्जी टू रीच. अब इसका क्या हमारे पास हाई अर्थ ऑर्बिट है, 36,000 किलोमीटर है अर्थ सरफेस, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है इनको वहाँ उस पोजीशन पर पहुँचाने के लिए. एट दिस एल्टीट्यूड सैटेलाइट हैज़ ए व्यू ऑफ ऑलमोस्ट द एंटायर ऑफ वन हेमिस्फीयर. इस पर क्या जनरली हमारे पास ये अर्थ है और ये हमारे पास सैटेलाइट्स की ऑर्बिट है, मान लो ये 36,000 किलोमीटर है. तो जनरली देखा जाए तो इसका हाफ हेमिस्फीयर जो होता है वो अर्थ का
एक ही टाइम पर कवर कर लेता है। एक ही सैटेलाइट जो जनरली हाफ वन हेमिस्फीयर को कवर करती है। रिजोल्यूशन ऑफ इमेजरी फ्रॉम जियो स्टेशनरी आर वेरी कोर्स। रिजोल्यूशन इतना अच्छा नहीं मिलता क्योंकि जितना ज़्यादा हाइट रहता है उतनी ज़्यादा क्वालिटी डाउन होती रहती है, लेकिन वो हमारे पास वेदर फोरकास्ट या फिर कम्युनिकेशन के लिए हम उनको यूज कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स डिस्टॉर्टेड इमेज ऑफ द पोलर रीजन विद पुअर स्पेशल रिजोल्यूशन। फॉर दिस रीजन इमेजिंग एंड मैपिंग सैटेलाइट्स आर नॉट जियो सिंक्रोनस। इसलिए हमारे पास अगर इमेजिंग या फोटोग्राफी या फिर रिमोट सेंसिंग के लिए जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो रिजोल्यूशन मिलता है वो बहुत कम मिलता है, बहुत बेकार ही मिलता है। कम नहीं, ज़्यादा मिलता है रिजोल्यूशन, तो बहुत बेकार इमेज मिलती है। तो जनरली इनको जो यूज़ किया जाता है वो हमारे पास कम्युनिकेशन और वेदर पर्पज आर द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर ऑफन गिव जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और close to geostationary, so that the satellites antennas that communicate with them do not have to move but can be pointed permanently at a fixed location in the sky where the satellite appears। तो हमारे पास जो सैटेलाइट एंटीना होते हैं कम्युनिकेट विद देम डू नॉट हैव टू मूव बट कैन बी पॉइंटेड परमानेंटली एट ए फिक्स्ड लोकेशन इन द स्काई वेयर द सैटेलाइट अपीयर्स। तो जहाँ पर सैटेलाइट दिखती है मीन्स एक ही लोकेशन पर। अगर देखा जाए इस डायग्राम में देखिए तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है एक तो 36,000 किलोमीटर पर है और एग्जैक्टली अब द इक्वेटर के साथ है, तो ये हमारे पास जियो स्टेशनरी होगा। और इसका देखा है तो इतना ज़्यादा कवर कर रही है अर्थ सरफेस को, तो जनरली हाफ ऑफ द हेमिस्फीयर को ही ये एक टाइम पे कवर कर लेती है। Geostationary satellites provide a large coverage which is useful for monitoring deadly local storms and tropical cyclones। तो लोकल स्टॉर्म और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को प्रिडिक्ट करने के लिए, देखने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। सिंस दीज सैटेलाइट्स कंटिन्यूसली व्यू सेम सीन, एक ही प्लेस जगह को देखते रहते हैं हर टाइम पे। एज ए कॉन्सिक्वेंस दीज आर द आइडियल टू स्टडी डायनेमिक फिनोमेनन सच एज साइक्लोन मूवमेंट, क्लाउड मोशन। तो जियो स्टेशनरी साइक्लोन के मूवमेंट के लिए या फिर क्लाउड मोशन के लिए भी या फिर डायनेमिक फिनोमेनन मीन्स अर्थक्वेक वगैरह के लिए भी इनका यूज किया जा सकता है, जो सेम प्लेस को देख रहे हैं बार बार। एडवांटेज क्या क्या है हमारे पास? एडवांटेज है एक तो लार्ज स्पेशल कवरेज है, मीन्स एक हेमिस्फीयर को जनरली ये कवर कर लेती है। 5 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर एनफ टू कवर ऑल ऑफ द नॉन पोलर रीजन्स ऑफ द अर्थ। और उसके बाद है कि 1 सैटेलाइट्स कैन कवर ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। हाफ नहीं तो एटलीस्ट ये हमारे पास 1/3 तो आराम से कवर कर ही लेती है सैटेलाइट्स एक टाइम पे। Permanently visibility of the satellites allow continuous telecommunications and high rate of repetition for observations. One ground segment is enough for the satellite monitoring। उसके बाद हमारे पास दूसरी होती है सन सिंक्रोनस। कौन सी ऑर्बिट्स होती हैं वो देख लेते हैं। पोलर ऑर्बिट्स हैव एन इंक्लिनेशन ऑफ 90 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ। पोलर ऑर्बिट्स मैंने बताया था इक्वेटोरियल एक्सिस के साथ कितना डिग्री एंगल बनाती हैं, 90 डिग्री एंगल बनाती हैं। ए पोलर ऑर्बिट इज ए सैटेलाइट ऑर्बिट दैट पासेस क्लोज टू द बोथ पोल्स ऑफ द अर्थ। जो नॉर्थ और साउथ पोल से पास करती है वो पोलर ऑर्बिट होती है। एज द नेम सजेस्ट पोलर ऑर्बिट पास ओवर द अर्थ पोलर रीजन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इसमें भी 2 चीज़ बताई थी, एक नॉर्थ टू साउथ जाने को, जब सैटेलाइट्स नॉर्थ टू साउथ पोल जाती है तो डिसेंडिंग साइड नीचे की साइड, और जब साउथ से नॉर्थ पोल की साइड जाती है तो वो असेंडिंग साइड होती है। तो वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। During a 12-hour day, a satellite in such a orbit can observe all points on the Earth. During a 12-hour day, a satellite in such a orbit can observe all points on the Earth. The satellite moving in a polar orbit is called polar satellites। जैसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो मूव करती हैं, जो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहलाती हैं, तो जो पोलर ऑर्बिट में मूव करती हैं वो पोलर सैटेलाइट्स। द सैटेलाइट्स ऑलवेज फॉलो द सेम ऑर्बिट्स। द अर्थ रोटेट्स अंडरनीथ एंड अलाउ सैटेलाइट टू सी वर्चुअली एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ। तो देखा जाए तो अर्थ हमारे पास ये रोटेट कर रहा है और ये जो नॉर्थ टू साउथ पोल है इसके ऑर्बिट के अंदर ये हमारे पास सैटेलाइट्स मूव कर रही हैं। तो अर्थ रोटेट भी कर रहा है और ये हमारे पास डाउन साइड डिसेंडिंग और साउथ टू नॉर्थ हमारे पास असेंडिंग साइड जो मूव करती हैं। तो इससे क्या हमारे पास अर्थ के हर एक पॉइंट की ऑब्जर्वेशन हो जाती है इन सैटेलाइट से। इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 90 मिनट्स फॉर द सैटेलाइट टू कंप्लीट 1 ऑर्बिट। और ये हमारे पास क्लोज टू द अर्थ होती है, तो हमारे पास जो इनका स्पीड होता है ज़्यादा होता है और इनका जो ऑर्बिटल पीरियड रहता है वो एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए जनरली 90 मिनट्स लेती हैं। दीज सैटेलाइट्स पास ओवर द इक्वेटर
at the same solar time every single day, which allows it to collect data consistently. तो जब ये इक्वेटर को पास करती हैं तो हमारे पास सेम टाइम पे पास करती हैं, तो इक्वेटर की जो भी वैल्यू है या फिर उसको मॉनिटर हम कर सकते हैं कि कितना क्लाइमेट चेंज या कोई भी चेंज हो रहा है, तो कंसिस्टेंटली डाटा को कंपेयर करके हम देख सकते हैं. द ऑर्बिट्स आर लो एल्टीट्यूड ऑर्बिट्स अबव 200 to 1000 किलोमीटर अबव द अर्थ. जनरली 2000 किलोमीटर अंदर ही होती है हमारे पास सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स होती हैं, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर आती हैं. द सैटेलाइट्स ऑफर द बेस्ट व्यू ऑफ प्लैनेट्स पार्टिकुलरली ऑफ एरियाज दैट आर ऑफन डिफिकल्ट टू कवर. तो जो डिफ़िकल्ट होता है कवर करना वो ये पोलर सैटेलाइट्स कर लेती हैं. पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट्स आर यूज फॉर रिकनेसेंस एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन. जनरली ये हमारे पास ये याद रखना है आपको कि अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए कौन से सैटेलाइट्स यूज होती हैं, या रिमोट सेंसिंग पर्पज़ या फोटोग्राफी वगैरह के लिए कौन से, और सन सिंक्रोनस और सैटेलाइट्स या फिर पोलर सैटेलाइट्स हमारे पास यूज होती हैं, या फिर लो अर्थ ऑर्बिट यूज होती हैं. They are also used for measuring ozone concentration in stratosphere and measuring temperature in atmosphere. Polar orbits are also sometimes used for weather satellites. कभी कभी हमारे पास किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए या फिर वेदर सैटेलाइट्स, वेदर को मॉनिटर करने के लिए, किसी पर्टिकुलर एरिया के वेदर को मॉनिटर करने के लिए भी इन सैटेलाइट्स या इन ऑर्बिट्स का यूज़ किया जाता है. जैसे एग्जांपल हमने देखा था कि रोटेट कर रही है हमारे पास अर्थ, और उसके बाद हमारे पास ये मूव भी कर रही है सैटेलाइट्स. तो अगर ये नॉर्थ टू साउथ जा रही है तो डिसेंडिंग हो गया, और जब ये साउथ टू नॉर्थ बैक साइड से जाएगी तो ये असेंडिंग हो जाएगा. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि डे टाइम पे हमारे पास सैटेलाइट्स और नाइट टाइम पे फोटोग्राफी या इमेजेस कब लेनी चाहिए, तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हो मेरा प्रीवियस लेक्चर इससे. Ideally, all satellites images should be acquired under the uniform illumination conditions so that feature present in the images of same area taken on different dates show the changes in the ground condition rather than changes in the condition of the observation. However, in reality, satellite images of different dates vary because of differences in latitude, time of day, season, resulting in the डिफरेंट इल्यूमिनेशन कंडीशन. तो इसका कहने का मतलब है कि हमें जो इमेजेस लेनी चाहिए किसी पर्टिकुलर इमेज की, वो सेम इल्यूमिनेशन कंडीशन में लेनी चाहिए. मीन्स अगर दिन में ले रहे हैं और वेदर बहुत अच्छा है, क्लियर है एकदम, तब फोटोग्राफ ले रहे हैं आज, और उसके बाद हम कुछ दिनों के बाद सेम प्लेस की अगर फोटोग्राफ ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंडीशन को चेंज कर दें या उसकी इल्यूमिनेशन कंडीशन वगैरह चेंज हो जाए. हमें क्या सेम इल्यूमिनेशन कंडीशन में फ़ोटोग्राफ्स लेनी चाहिए कंपेयर करने के लिए कि आज क्या चीज़ थी वो और बाद में उसमें कितनी ग्रोथ हो गई या फिर कितना लैंड कवर वगैरह हो गया. तो वो चीज़ देखने के लिए सेम इल्यूमिनेशन कंडीशन होनी चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम के बाद या कुछ दिनों के बाद हम फोटोग्राफ लेते हैं तो टाइम ऑफ डे चेंज हो जाता है, लैटिट्यूड चेंज हो जाता है, या फिर सीजन भी हमारे पास चेंज हो जाता है. तो क्लाउड्स वगैरह या कोई भी एटमॉस्फेयर की चेंज की वजह से, टेम्परेचर की वजह से भी डिफरेंस आ जाता है. When the orbits are designed in such a way that the satellite's orientation is fixed relative to the sun throughout the year, such orbits are sun synchronous orbit. तो इनको sun synchronous orbits क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास जो synchronization होता है सन के साथ होता है. मीन्स कि when the orbits are designed in such a way that the satellite's orientation, जो सैटेलाइट्स का ओरिएंटेशन है, मीन्स जो एंगल बन रहा है उसके साथ, इज फिक्स्ड रिलेटिव टू द सन, वो फिक्स रहता है हमारे पास सन के साथ थ्रू आउट द ईयर. सच ऑर्बिट्स आर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट. तो जब हमारे पास अर्थ का रोटेशन भी हो रहा है और रिवॉल्यूशन हो रहा है अराउंड द सन, तो सैटेलाइट्स का जो ओरिएंटेशन होता है सन के साथ, वो हमारे पास पूरे साल हमारे पास सेम रहता है. अगर वो जो हमारे पास सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होती हैं उनका जो ओरिएंटेशन होता है सन के साथ वो फिक्स रहता है, तो उनको हम सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स कहते हैं. These orbits are designed to remove one source of variation in illumination, which is causes differences in time of day. तो हमारे पास जब हमारे पास सन के साथ सेम ओरिएंटेशन रहता है तो हमारे पास एक इल्यूमिनेशन कंडीशन जो वेरी कर सकती थी वो एलिमिनेट हो जाती है इससे. तो सन सिंक्रोनस का सेम ओरिएंटेशन रखने का पर्पज़ है कि हमारे पास जो इल्यूमिनेशन कंडीशन है वो हमारे पास सेम रहे, उसकी वजह से हम इनका जो ओरिएंटेशन रखते हैं सन के साथ वो सेम रखते हैं. तो इनका नाम, जब ओरिएंटेशन सेम है सन के साथ सिंक्रोनाइज कर जाती हैं तो इनका नाम जो है सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स या सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स हो जाता है. अब हम कह रहे हैं कि सेम इल्यूमिनेशन कंडीशन पे होना चाहिए, तो हमने ट्राई किया है कि जो भी सैटेलाइट्स हैं ये वाली
सन सिंक्रोनस वाली वो सन के ओरिएंटेशन के साथ सेम रहे, तो हमारे पास एटलीस्ट जो इल्यूमिनेशन की कंडीशन है, मीन्स अगर डे टाइम है तो टाइम डे में, नाइट है तो नाइट, वो चीज़ हमारे पास उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे सेम रहे, डिफरेंसेस इन टाइम ऑफ डे. Satellite in sun synchronous orbit passes over a given part of the earth at roughly at the same local time of the day, though not necessarily every day. In other words, whenever the satellites observe a given ground scene, the sun is always in the same location in the sky. Means अगर हमने दिल्ली को आज मेज़र किया 1 तारीख को, तो हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि 2 तारीख को भी सेम टाइम पीरियड पे, मीन्स दिल्ली पे वो सैटेलाइट्स आई, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट अगर दिल्ली पे 1 तारीख को 12 बजे आ रही है दोपहर को और हमने कोई फ़ोटोग्राफ ली, तो ज़रूरी नहीं है कि 2 तारीख को भी सेम 12 बजे आए, लेकिन एटलीस्ट ये है कि जब भी वो दिल्ली पे आएगी वापस, वो सेम 12 बजे आएगी. तो वो अर्थ के इंक्लिनेशन पे और उस पर डिपेंड करता है कि कितनी हाइट पे है वो सैटेलाइट. इसके कहने का मतलब है कि अगर वो 12 बजे आ जाई है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो दिल्ली पे सैटेलाइट्स आएगी वो 12 बजे ही आएगी. तो जो भी डे होगा, टाइम पीरियड होगा, सेम लोकल टाइम पीरियड पे हमारे पास उस प्लेस पे पहुंचती है. ज़रूरी नहीं नेक्स्ट डे पहुंचे, लेकिन हमारे पास जब भी पहुंचेगी वो सैटेलाइट, वो सेम टाइम पीरियड, सेम लोकल टाइम पीरियड पे पहुंचेगी. इससे क्या हमारे पास सन के साथ, तो यही हमारे पास सन के साथ उसका ओरिएंटेशन फिक्स हो जाता है. अगर वो दिन में पहुंच रही है किसी प्लेस पे, तो वो उस सेम प्लेस पे वो दिन में ही पहुंचेगी. रात में पहुंच रही है तो रात में. इसका मतलब क्या, सन के साथ ओरिएंटेशन फिक्स होता है इनका, और इससे हमारे पास इल्यूमिनेशन कंडीशन भी वेरी नहीं करती है. तो इससे एक एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं. सिंस देयर आर 365 days in a year and 360 degree in a circle, it means that satellites in this orbit has to shift its orbit by approximately 1 degree per day. तो इनके जो ऑर्बिट का जो शिफ्टिंग होती रहती है, मीन्स 365 डेज है एक साल में, क्योंकि एक साल के साथ हमारे पास ओरिएंटेशन सेम रहता है सन के साथ. तो एक साल में 365 डेज है, लेकिन एंगल कितना उसको घूमना है, एक साल में 360 डिग्री घूमना है. तो जनरली वो एक दिन में 1 डिग्री घूम जाता है, भले ही कम घूमेगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 1 डिग्री वो उसका ऑर्बिट का जो रोटेशन होता है वो 1 डिग्री पर डे हो जाता है. द सैटेलाइट ऑर्बिट इन दिस ऑर्बिट इज कॉल्ड द सन सिंक्रोनस सैटेलाइट. जो सैटेलाइट्स रहेंगी वो सन सिंक्रोनस सैटेलाइट कहलाती हैं. सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स फ्लाइज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट बिटवीन 700 and 800 kilometer with an orbital period of 90 minutes and 90 and 11 minutes. जनरली 90 मिनट्स हमने पढ़ा था कि इनका जो ऑर्बिटल पीरियड रहता है वो 90 मिनट्स रहता है. तो अगर आपको कंफ्यूज है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो इससे रिलेटेड. पर मैं अगर आप मेरे नोट्स के थ्रू जाओगे और जो भी मैंने आपको पढ़ाया उससे आपको क्लियरली समझ आना चाहिए कि कौन सी सैटेलाइट्स. आप अगर वर्ड से देखिए, जैसे सन सिंक्रोनस है तो सन के साथ सिंक्रोनाइजेशन. अगर जियो सिंक्रोनस है तो जियो मतलब अर्थ के साथ सिंक्रोनाइजेशन. क्या चीज़ सिंक्रोनाइज कर रही है वो डिपेंड करता है. इसमें ओरिएंटेशन सन के साथ सिंक्रोनाइजेशन हो रही है और उसमें रोटेशन स्पीड के साथ सिंक्रोनाइजेशन हो रही है. बस ये 2 चीज़ याद रखिए, लो अर्थ ऑर्बिट में कौन सी है और हाई अर्थ ऑर्बिट में कौन सी है, और इनका पर्पज़ क्या है वो मेन इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. Satellites in sun synchronous orbit pass from north to south poles on the sunlit side. Descending node, descending का मैंने बताया था कि डे साइड, सनलिट मतलब डे नाइट, डे साइड. जब हमारे पास नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है तो डिसेंडिंग नोड होता है. एंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ द शैडो साइड, असेंडिंग नोड कहते हैं उसे. सेंसर डेट डिपेंड ऑन द सोलर रेडिएशन एक्वायर इमेज ओनली ड्यूरिंग देयर डिसेंडिंग पास. जो सोलर है मीन्स पैसिव साइड है, जो सन से एनर्जी लेता है, वो ऑब्वियसली सन दिन के टाइम पे लेगा तो डिसेंडिंग साइड हमारे पास वो इमेजेस लेगा. लेकिन हमारे पास जो सन पे डिपेंड नहीं करता है या फिर दोनों पे है, पैसिव भी है और एक्टिव भी है, तो वो हमारे पास डिसेंडिंग और असेंडिंग दोनों नोड पे इमेजेस कैरी कर सकता है. Sun synchronous orbits are particularly useful for missions that acquire images of the Earth because shadows from objects at a given location on the Earth's surface are always cast from the same angle. This simplifies the comparison of the images taken on the different days to detect changes. तो हमारे पास different days पे हम किसी particular place की कंपैरिजन करना है तो हमारे पास सन सिंक्रोनस जो सैटेलाइट्स इमेजेस लेती हैं उनसे कंपेयर कर सकते हैं. और इसमें हमारे पास
डे टाइम इल्यूमिनेशन मीन्स एक तरीके से सेम रहता है. Satellites in this orbit are often placed at low altitudes, 700 to 800 kilometers, so that they provide complete coverage of Earth surface at least once per day. तो हमारे पास जनरली इनका लो ऑर्बिट्स रहता है. उसके बाद हमारे पास ये अपने ऑर्बिट का चेंज भी करती हैं पर डे, अप्रॉक्सीमेटली 1 डिग्री चेंज होता है. तो अर्थ की रोटेशन की वजह से और इनकी रिवॉल्यूशन की वजह से जनरली पूरी अर्थ को एक दिन में पूरा अर्थ कवर कर लेती हैं. इस तरीके से इनकी हमारे पास स्पीड और जो भी इंक्लिनेशन होता है उस तरीके से रखा जाता है कि एक दिन में ये पूरी अर्थ की कवरेज को कंप्लीट कर लेती हैं. रिमोट सेंसिंग एंड मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड इन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स ओवर. तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं. जनरली रिमोट सेंसिंग और मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट जो होती हैं वो सन सिंक्रोनस पर रखी जाती हैं, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर होती हैं. जैसे एग्जांपल है ऑर्बव्यू, क्विकबर्ड, आइकोनॉस, स्पॉट, लैंडसैट, ERS, रडारसैट. तो यही सारी चीज़ें हम अपने एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए पढ़ेंगे. ये जितनी भी सैटेलाइट्स हैं वो हम अपने एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए पढ़ेंगे और ये सारी की सारी हमारे पास सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर होती हैं. क्योंकि हमारे पास जो होती हैं जनरली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होती हैं कि अर्थ के ऊपर चल क्या रहा है एग्जैक्टली. तो वो तभी पता चलेगा जब वो एक दिन में जनरली पूरा कवर कर ले अर्थ को. तो वो कौन सी कर सकती हैं? वो सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स कर सकती हैं. Dawn to dusk orbit is a special case of sun synchronous orbit in which the orbital plane of the satellites coincide with the plane that divides the half of the earth that is illuminated by the sun from the half that is dark. If the plane were aligned slightly differently, the satellite would spend half of its time in full sunlight and half in shadows. But a dawn to the disk orbit allows the satellite to always have solar panels illuminated by the sun. dawn to dusk जो एक केस है, पार्टिकुलर केस है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट का. इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि ऑर्बिट का प्लेन जो होता है वो 1 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली पर डे से चेंज होता रहता है. ये अगर देखा जाए, मान लीजिए ये अर्थ है तो हमारे पास, और ये हमारे पास रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन. तो सन की वजह से क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास हाफ में हमारे पास इल्यूमिनेशन है और हाफ में हमारे पास डार्कनेस है. तो ये एक ना एक ऑर्बिट ऐसी रहेगी जिसमें हमारे पास हाफ इल्यूमिनेशन रहेगा और हाफ हमारे पास डार्कनेस रहेगी. तो ये इसी पार्टिकुलर ऑर्बिट के साथ जब हमारे पास ओवरलैपिंग हो जाती है, मीन्स इसी को कोइंसाइड कर लेती है, तो उसको डॉन टू डस्क ऑर्बिट कहते हैं. अब इसका मतलब फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि अगर हमारे पास जो भी सैटेलाइट इसमें मूव कर रही है, जनरली देखा जाए तो हाफ टाइम तो वो हमारे पास डाउन साइड रहेगी, मीन्स डार्क साइड रहेगी, और हाफ साइड हमारे पास इल्यूमिनेशन साइड रहेगी. लेकिन जब इस प्लेन को, ऑर्बिट के जो प्लेन है, इसमें जो सैटेलाइट्स है उसका अगर स्लाइटली वेरी कर दिया जाए, मीन्स जो अलाइनमेंट है सैटेलाइट्स का अगर स्लाइटली चेंज कर दिया जाए, तो जो भी सोलर पैनल्स हैं सैटेलाइट्स के वो हर टाइम इल्यूमिनेट होते रहेंगे सनलाइट से. तो जो भी पैसिव एक्शन रहेगा सोलर पैनल्स का वो हर टाइम प्रेजेंट रहेगा. तो अगर देखा जाए कि स्पेशल केस है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट का, इन विच द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द सैटेलाइट कोइंसाइड विद द प्लेन दैट डिवाइड्स द हाफ ऑफ द अर्थ दैट इज इल्यूमिनेटेड बाय द सन फ्रॉम द हाफ दैट इज डार्क. तो आधा डार्क और आधा हाफ रहे उस ऑर्बिटल प्लेन के साथ कोइंसाइड कर जाए, जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है वो डॉन टू डस्क ऑर्बिट कहलाती है. इफ़ द प्लेन वर अलाइन स्लाइटली डिफरेंटली, और जो अलाइनमेंट है सैटेलाइट का अगर प्लेन का वो थोड़ा चेंज कर दिया जाए, स्लाइटली थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, द सैटेलाइट वुड स्पेंड हाफ ऑफ द टाइम इन फुल सनलाइट एंड हाफ इन द शैडो. बट ए डाउन टू डस्क ऑर्बिट अलाउज द सैटेलाइट इज ऑलवेज हैव इट्स सोलर पैनल्स इल्यूमिनेटेड बाय द सन. लेकिन डाउन टू डस्क में ऐसा नहीं होता है. वो उसमें क्या सोलर पैनल्स हर टाइम में इल्यूमिनेट रहते हैं सन के थ्रू. तो एग्जांपल है हमारे पास कैनेडियन रडारसैट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स. तो जनरली होंगी वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स ही होंगी. मेन चीज़ ये याद रखनी है. यूज सच ए डाउन टू डस्क ऑर्बिट टू कीप देयर सोलर पैनल्स फेसिंग द सन कॉन्स्टेंटली सो दे कैन रिलाई प्राइमरली ऑन द सोलर पावर रादर देन बैटरीज. तो मीन्स वो पैसिव एक्शन को
फॉलो कर सकें। एज यू नो द अर्थ इज़ नॉट ए परफेक्ट स्फीयर, द बल्जिंग नियर द इक्वेटर causes additional gravitational forces to act on the satellites. This causes satellite orbit to either proceed or recede. These orbits are used for satellites that need a constant amount of sunlight. Satellites that take pictures of the Earth would work best with bright sunlight, while those which measure long wave radiation would work best in complete darkness. Generally, these orbits are used for Earth observations, solar study, weather forecasting and reconnaissance. तो एक तो हमारे पास क्लोज टू द अर्थ होती है, तो जो भी हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्सेज होता है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है हमारे पास इन सैटेलाइट्स के ऊपर। और उसके बाद हमारे पास इसमें आधे टाइम सनलाइट के लिए रहती हैं और आधे टाइम वो डार्कनेस में रहती हैं। तो सनलाइट के केस में हमारे पास जो फ़ोटोग्राफ्स लेती हैं वो अर्थ की ज़्यादा अच्छी फ़ोटोग्राफ्स आती हैं, और जो लॉन्ग वेव रेडिएशन का यूज़ करके एक्टिव सेंसर का यूज़ करके हम डार्कनेस में फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं। और ये हमारे पास जो सैटेलाइट्स होती हैं सन सिंक्रोनस, वो अर्थ ऑब्जर्वेशन, सोलर स्टडी, वेदर फोरकास्टिंग और रिकनेसेंस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे सेंसर सिस्टम। सेंसर सिस्टम थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इससे 1-2 क्वेश्चन ज़रूर बन सकते हैं आपके गेट एग्ज़ाम में। तो आपको अगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कोई भी डाउट है, हो सकता है आपको इसमें लेक्चर में डाउट है, तो जो भी डाउट है आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसमें का क्लियर कर दूंगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।